हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बड़ा ऐलान किया गया। राज्य में अब विधायकों, विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिससे करीब 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा डॉक्टरों की कमी दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार में अब पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड लोन प्राप्त करना आसान होगा। यह डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे बैंकों को किसानों का पूरा डेटा मिलेगा। दरभंगा में किसानों को भूमि रिकॉर्ड त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे यह आईडी हल करेगी। यह किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और सीधा लाभ प्रदान करेगी। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका दिया जाएगा, जिससे वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ नियमित आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्य शामिल होंगे, ताकि हर वर्ग की महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार काम चुन सके। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना है। वहीं देखिए, पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। खासकर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हालिया गतिविधियों के बाद और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 को लेकर उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है। लंबे समय से कर्मचारी नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी होती थी। हाल ही के महीनों में कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन को अपनाने के फैसलों ने इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में लंबी याचिकाओं और सुनवाई से जुड़ी खबरें कर्मचारियों के लिए अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में होने वाली बहसें भविष्य की पेंशन नीति की दिशा तय कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2026 तक इस विषय पर कोई स्पष्ट दिशा निकल सकती है। इसलिए कर्मचारी वर्ग इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आवेदन शुरू होने के 10 दिनों में ही 5000 से ज्यादा लोग इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राशन कार्ड एलपीजी माइलेज योजना के तहत पात्र परिवारों को सस्ते या फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर तक साफ ईंधन पहुंचे और महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिले। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राशन कार्ड एलपीजी योजना केंद्र और राज्य सरकारों की उन योजनाओं का हिस्सा है जिनके तहत राशन कार्ड धारकों को एलपीजी कनेक्शन, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी या फ्री सिलेंडर दिया जाता है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भरण पोषण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि यदि कोई महिला बिना किसी वैध कारण के अपने पति से अलग रहने का निर्णय लेती है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। इस निर्णय में परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्नी को मासिक भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देना मुद्दा नहीं है, केंद्र की नीति बाधा बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के बयान को भ्रामक बताया। प्रवक्ता अजय शाह ने बताया कि सरकारी योजनाओं में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा, टेंडर बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने शराब नीति, बालू घाटों की नीलामी और कोचिंग संस्थानों के नियमों में भी स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग में भी एक परिवार का वर्चस्व बताया।
वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जनवरी 2026 की किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजी। कुल 141.66 करोड़ रुपए की यह राशि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग सहित विभिन्न वर्गों को मिली। सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करते हुए 15,784 नए लाभार्थियों को जोड़ा और 1,523 अपात्र नामों को हटाया। यह कदम तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करती है। इसी के साथ आगे देखिए, तमिलनाडु में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पार्टी अब बिहार मॉडल को अपनाकर राज्य की रणनीति में अपनी पेठ जमाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बिहार में मिली जीत से उत्साहित होकर भाजपा तमिलनाडु में एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन तैयार कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली की जनकपुरी में गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूएल की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। भारद्वाज ने सरकार पर आम नागरिकों की मौतों की अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि नागरिकों को सरकार पर निर्भर न रहकर अपनी निकासी की योजना खुद बनानी चाहिए। दूतावास ने इंटरनेट रुकावटों और सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों में जाने की सलाह दी। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हुई। अब तक 2.5 लाख से अधिक महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। यह योजना कृषि, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों में प्रशिक्षण देकर महिलाओं को सशक्त कर रही है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों और रसोइयों को अब सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद कैबिनेट को मंजूरी मिली। लगभग 11.95 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसका वार्षिक प्रीमियम बेसिक शिक्षा विभाग वहन करेगा, जिससे उन्हें आयुष्मान भारत की दरों पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी के साथ आगे देखिए, वाराणसी में एक 22 वर्षीय मजदूर ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने दर्द होने पर अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने बेलूपुर पुलिस को सूचना दी, जिसने तुरंत मामला दर्ज किया। आरोपी मनीष यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी गौरव कुमार ने पीड़ित परिवार को मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं अगला अपडेट देखिए, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया। यह महत्वपूर्ण निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। कांग्रेस ने गठबंधन के पिछले अनुभवों को नकारात्मक बताते हुए कहा कि अकेले चुनाव लड़ने से जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा। वहीं देखिए, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मोथा तूफान और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, वहीं अब अगले 24 से 72 घंटों के भीतर 13 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना ने आम जनजीवन के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे है और भाजपा की 4 इंजन सरकार को लोगों की चिंता नहीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 54 लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक है। केजरीवाल ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने की अनुमति न मिलने पर विरोध जताया। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्हें चीनी घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोका गया, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका पर भी सवाल उठाए। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार सरकार औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 20 जिलों में 13,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नई रेल लाइन जैसी विकास परियोजनाओं के लिए भी जमीन ली जा रही है। भूमि विवादों के समाधान हेतु विशेष सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके।
इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह योजना शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसके तहत कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक में बदला जाएगा, जिससे नई योजनाएं जैसे ग्रेटर कानपुर, एरो सिटी और औद्योगिक क्षेत्र धरातल पर आ सकेंगी। इसमें 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होंगे, जो 51 लाख आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुंबई के कफ परेड में एक 20 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ उसके पिता ने जो दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। डीएनए टेस्ट से भ्रूण के साथ पिता का संबंध साबित होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। युवती सितंबर 2023 से इस घिनौनी वारदात का शिकार हो रही थी। पुलिस अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में देखिए, दिल्ली एनसीआर में बच्चों खासकर किशोरियों के लापता होने का गंभीर संकट है। एक दशक में दिल्ली से 50,000 से अधिक किशोरवय बच्चे गायब हुए, जिनमें 37,000 से ज्यादा लड़कियां थी। हजारों का अब तक पता नहीं चला, जिससे मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने प्रशासनिक लापरवाही, समन्वय की कमी और संगठित गिरोहों को जिम्मेदार ठहराया और तत्काल एकीकृत प्रयासों की मांग की। वहीं दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार जल्दी खत्म होगा। कृषि मंत्रालय होली से पहले 4 मार्च 2026 तक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की तैयारी में है। तकनीकी समस्याओं के कारण 21वीं किस्त से वंचित किसानों को 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। किस्त का लाभ उठाने के लिए ई-KYC, आधार लिंक, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड का पंजीकरण जरूरी है। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे प्रदेश के सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य का जायजा लेंगे, सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रेडर्स के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और मासिक आय 15,000 से कम है, वे मानधन.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट SRM में शक्तियों पर लगाम लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SRM रेलवे के आंतरिक प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंबाला के तत्कालीन मजिस्ट्रेट नितिन राज द्वारा महिला अधिकारी प्रवीण गौड़ द्विवेदी पर दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया। यह फैसला रेलवे प्रशासन और न्यायपालिका के बीच सीमाएं तय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में देखिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई। आयोग ने मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषणों और पुलिस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि यह राज्य मशीनरी की कमियों और राजनीतिक दखल का परिणाम है, जिससे चुनावी अधिकारियों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं देखिए, सुप्रीमो मायावती ने 7 फरवरी को 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में कोर वोट बैंक को सहेजने और सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर चर्चा होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। मायावती संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगी और UGC के नए नियमों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगी।